बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोमना। पहले को काफिला जहाज की कुछ एपिसोड आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं। वक्त ज़ाया किए बगैर कहानी को शुरू करते हैं। हसान ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था और कबाद और उसकी बेटी इसके सामने बैठे हुए थे। वो कभी कभी आंख बचाकर इनकी तरफ देखता और हर बार अपने सपने की शहजादी और बूढ़े वजीर की तस्वीरें इसके जहन में घूमने लगती। माँ बानो की पेशानी अपने बाप की तरह कुशादा थी और इसके चेहरे की रंगत में दूध और गुलाब की आमेजिश थी। बाल सुनहरी माइल थे और लंबी पलकों के नीचे भूरे रंग की बड़ी बड़ी आंखें बलौर की तरह शफाफ और चमकदार थीं। नाक खूबसूरत और ज़रा ऊपर की तरफ उठती हुई नोक इसके हुस्न की दिलकशी में गैर मामूली इजाफा कर रही थी। इसके होंठों में एक नीम बाग गुंचे की ताजगी और लताफत थी और दांत जो सिर्फ बात करते वक्त दिखाई देते थे मोतियों की तरह चमकते थे। लेकिन मुस्कुराने के लिए इसे इन चमकते हुए मोतियों की नुमाइश करने की ज़रूरत न थी। सिर्फ होंठों की एक हल्की सी जुम्बिश के साथ इसके गालों में गड़े पड़ जाते, आंखें चमक उठती और इसका चेहरा मुस्कुराहटों से लबरेज हो जाता। लेकिन हसान को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया था वो इसकी आवाज़ थी, जिसकी मिठास वो अपनी रूह की गहराइयों में महसूस करता था। एक दिन कबल जब वो कबाद के घर से रुखसत हुआ था तो माँ बानो की कोई वाज़ेह तस्वीर इसके जहन में ना थी और अब भी वो यही महसूस करता था कि माँ बानो को हजार देखने के बाद भी इस सवाल का सही जवाब नहीं दे सकेगा कि इसके खदोखाल कैसे हैं, जिनकी दिलकशी और जाज़बियत से इसकी अव्वलीन निगाहें मुतासिर हुई थी। वो सिर्फ इतना कह सकता था कि वो खूबसूरत है। इसके साथ बाप और बेटी की गुफ्तगू का मौजू तुरज और हरमस के मजालिम थे। खाना ख़त्म करने के बाद इसने कबाद से पूछा, आपने मुझे बाहर के हालात नहीं बताए। कबाद ने जवाब दिया, तुम्हें बाहर के हालात के मुतालिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो तुम्हें तलाश कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो इस तरफ नहीं आएंगे। हसान ने कहा, लेकिन अगर वो मेरी बस्ती में गए तो ये बात इनसे पोशीदा नहीं रहेगी कि मैं वापस आ चुका हूँ। फिर इनके लिए ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि सहेल का मददगार और तूरज का कातिल कौन हो सकता है। कबाद ने इत्मीनान से जवाब दिया, ये इन्हें मालूम हो चुका है। मैंने एक आदमी को तुम्हारे गाँव भेजा और वो ये खबर लेकर आया कि हरमस के एहलकारों ने तूरज के कातिलों का पता चलाने के लिए 500 दिनार इनाम मुकर्रर किया है। अब इनके आदमी तुम्हें आसपास की बस्तियों के बजाय सरहदी इलाके में तलाश कर रहे हैं। इन हालात में मेरे घर से ज़्यादा तुम्हारे लिए कोई जगह महफूज नहीं। चंद दिन तक इनका जोशो खरोश ठंडा हो जाएगा और हम तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए सोच सकते हैं। का उस कमरे में दाखिल हुआ और इसने हसान से कहा, सहेल जाग रहा है और आपको बुलाता है। हसान ने कबाद की तरफ देखा। माँ बानो ने कहा, आप जाएं, मैं इसका खाना भेजती हूँ। उसने कहा, मैंने इसे खाने के लिए पूछा था, लेकिन वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है। इसका बुखार भी कब नहीं हुआ और वो अपने ज़ख्म में दर्द भी महसूस कर रहा है। कबाद ने कहा, मैं इसके लिए दवाई भेजता हूँ, लेकिन इसे भूखा नहीं रहना चाहिए। कम अज़ कम इसे दूध ज़रूर पिला दो। मैं भी नीचे आकर इसका ज़ख्म देखता हूँ। हसान उठकर कमरे से बाहर निकल गया। रात के वक्त सहेल की हालत ज़रा बेहतर मालूम होती थी। इसने हसान के इसरार पर खाने के चंद नवाले मुंह में डाले और बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद जब काउस बर्तन उठाकर चला गया तो हसान ने अपने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, सहेल, आज तबीयत भी कुछ ठीक नहीं। मैं इस जगह बीमार होने से बहुत डरता हूँ। अगर हमें चंद दिन यहाँ रुकना पड़ा तो ये लोग महसूस करेंगे कि हम इनके लिए एक मुसीबत बन गए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि तुम जल्दी तंदुरुस्त हो जाओ और हम बहरीन चले जाएं। वहाँ हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं होगा। सहेल ने कहा, मैंने मामू जान का वतन नहीं देखा। भाईजान, जब आप फ़ौज में भर्ती होकर चले गए थे तो अब्बा जान ने बड़े भाई को मामू के पास भेजा था। मैंने इनके साथ जाने के लिए बहुत ज़िद की, लेकिन अब्बा जान कहते थे कि रास्ता बहुत ख़तरनाक है। जब आप जंग से वापस आ जाएंगे तो हम सब वहाँ जाएंगे। हसान ने कहा, जब मामू जान आखिरी बार हमारे पास आए थे तो तुम बहुत छोटे थे। कभी आप वहाँ गए थे भाईजान? सहेल ने पूछा। हाँ, इसने जवाब दिया, एक दफ़ा मैं अम्मी जान के साथ वहाँ गया था। इस वक्त मेरी उम्र कोई 8 साल थी। हमने जहाज़ पर सफ़र किया था और हमारे साथ यमन जाने वाले ईरानी मुसाफिर सवार थे। मामू जान के यहाँ 3 माह क़याम करने के बाद हम एक हिंदी ताजर के जहाज़ पर वापस आए थे। खलीज फारिस अबूर करने के बाद हमने एक कश्ती पर दरिया के रास्ते काफ़ी लंबा सफ़र किया था। मेरा ख्याल है कि हम इस गांव के करीब ही किसी जगह उतरे थे। मुझे दरिया के सरसब्ज किनारों और टापुओं के मनाजर अभी तक याद हैं। यमन, बहरीन और हिंदुस्तान के ताजरों की कश्तियाँ अक्सर दरिया के रास्ते हमारे इलाके तक पहुँच जाती हैं। अगर तुम जल्द घोड़े की सवारी के काबिल ना हुए तो हम किसी कश्ती पर सवार होने की कोशिश करेंगे। बहरीन में क़याम के दिन मुझे अभी तक याद है। मैं अपने मामूजाद भाई के साथ घोड़ा दौड़ाया करता था। अम्मी जान की वफ़ात के बाद मैंने एक मरतबा वहाँ जाने का इरादा किया था, लेकिन इन दोनों कज़ाक खलीज फ़ारस में कई जहाज़ तबाह कर चुके थे, इसलिए अब्बा जान ने मुझे सफ़र की इजाज़त नहीं दी। फिर एक दफ़ा मामू जान का नौकर मुझे लेने के लिए आया था,
لیکن مجھے کسریٰ کا سپاہی بننے کا شوق تھا، اس لیے میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ سہیل نے کہا بھائی جان، بحری قزاق اب بھی اس علاقے میں گھس آتے ہیں۔ گزشتہ چند مہینوں میں انہوں نے دریا کے کنارے کئی بستیوں کو لوٹا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ وہ لوٹ مار کرتے ہوئے ہرمز کے محل کے دروازے تک پہنچ گئے تھے، جو عرب ایرانیوں کے مظالم کے باعث بھاگ گئے ہیں۔ ان میں سے کئی قزاقوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ جب میں تورج کی قید میں تھا تو میں یہ سوچا کرتا تھا کہ کاش کوئی قزاق مجھے یہاں سے نکال کر لے جائے۔ حسان نے قدرے توقف کے بعد کہا، سہیل، ممکن ہے تورج یا ہرمز کے آدمی کسی وقت اس بستی کا محاصرہ کر لیں اور مجھے اچانک تمہارا ساتھ چھوڑ کر جانا پڑے۔ ان حالات میں تمہیں حوصلے سے کام لینا پڑے گا۔ اگر مجھے کوئی خطرہ پیش آیا تو قباد تمہیں بحرین تک پہنچا دے گا۔ سہیل کچھ دیر خاموش رہا، پھر اچانک حسان نے محسوس کیا کہ وہ سسکیاں بھر رہا ہے۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، سہیل کیا ہوا، تم رو کیوں رہے ہو؟ سہیل نے جواب دیا، بھائی جان، میں آپ کے متعلق سوچ رہا ہوں۔ اس وقت ہرمز کی ساری فوج آپ کو تلاش کر رہی ہے۔ آپ اگر گرفتار ہو گئے تو وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ اس لیے یہاں رک گئے ہیں کہ میں زخمی ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اگر انہوں نے اس گھر پر حملہ کر دیا تو آپ میری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، اور آپ کی غیر حاضری میں اگر پکڑا بھی جاؤں تو بھی زیادہ سے زیادہ وہ مجھے غلام بنا لیں گے۔ حسان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، سہیل، ہم کمزور اور مظلوم ہیں، ہمارے ہاتھ خالی ہیں اور ہم کو ظلم کی بے پناہ قوتوں کے خلاف سینہ سپر ہونا پڑے گا۔ ہمیں اپنے زخمی ہاتھوں سے عدل اور انصاف کا پرچم بلند کرنا ہے۔ اس آزمائش میں صبر اور استقلال ہی ہمارا آخری سہارا ہے۔ میرے ننھے بھائی، حوصلے سے کام لو۔ اس زمین کو آنسوؤں کے بجائے ہمارے خون کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں ہر قدم پر تورج جیسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ اگر ہم ہمت ہار بیٹھے تو ہم خزاں کے موسم میں درختوں سے گرتے ہوئے پتوں کی طرح مسل دیے جائیں گے۔ سہیل نے ذرا سنبھل کر کہا، لیکن بھائی جان، میں تورج یا ہرمز کے آدمیوں سے نہیں ڈرتا۔ مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ مجھے آپ کو چھوڑنا پڑے گا، لیکن میں کل بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا اور آپ کے ساتھ سفر کر سکوں گا۔ میں راستے میں آپ سے بخار یا زخموں کی شکایت نہیں کروں گا۔ حسان نے جواب دیا، نہیں سہیل، ابھی تمہیں کئی دن آرام کرنا پڑے گا۔ میں تمہارے ساتھ ایک وعدہ کر سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب بھی مجھے تمہارے متعلق اطمینان ہو جائے گا تو میں اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ اب تم اطمینان سے سو جاؤ۔ حسان نیند سے بیدار ہوا تو اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا اور اس کے زخم میں بھی ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کونے میں پڑے ہوئے پانی کے مٹکے سے پیاس بجھائی اور کچھ دیر ایک کرسی پر بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ پھر تہہ خانے میں گھٹن محسوس کرنے کے بعد اس نے رسا کھینچ کر خفیہ دروازہ کھولا اور سرنگ کے راستے باہر نکل گیا۔ شکستہ مکان سے کوئی 100 قدم آگے گھنے درختوں میں اسے ایک چھپر دکھائی دیا۔ وہاں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا اور قباد کا ایک نوکر اس کے آگے چارہ ڈال رہا تھا۔ حسان اس کے قریب پہنچا تو نوکر نے آگے بڑھ کر سلام کرتے ہوئے کہا، جناب، اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں تو مجھے گھوڑا تیار کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ جنگل میں ہماری بستی کے آدمی پہرا دے رہے ہیں اور میں نے ان کے کہنے پر گھوڑے کو آرام دینے کے لیے زین اتار دی تھی۔ ابھی زین ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف گھومنے کے لیے باہر نکلا ہوں۔ حسان یہ کہہ کر آگے چل دیا۔ جنگل کی تر و تازہ ہوا میں سانس لینے کے بعد اسے کچھ فرحت محسوس ہو رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد جب آسمان پر آفتاب کی کرنیں پھیلنے لگی تو اسے پھر تلخی محسوس ہونے لگی۔ واپس آتے وقت اس نے محسوس کیا کہ اسے بخار ہو رہا ہے۔ شکستہ مکان کے قریب پہنچ کر اس کی نگاہیں سامنے بالا خانے کے دریچے پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ ماں بانو وہاں کھڑی تھی اور اس کے کندھوں پر سنہری بال بکھرے ہوئے تھے۔ بالا خانے کی چھت سے سفید کبوتروں کا ایک جوڑا نمودار ہوا اور دریچے کے سامنے کلا بازیاں کھانے لگا۔ ماں بانو نے اپنا بازو دریچے سے باہر نکالا اور دونوں کبوتر یکے بعد دیگرے اس کے ہاتھ پر بیٹھ گئے۔ ماں بانو نے انہیں پکڑ کر ہوا میں اچھال دیا، لیکن وہ تھوڑی دیر فضا میں کلا بازیاں کھانے کے بعد پھر دریچے میں آ بیٹھے۔ اس کے ساتھ ہی چھت سے چند اور کبوتر نمودار ہوئے اور ماں بانو مسکراہٹوں کے موتی بکھیرتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد حسان نے دیکھا کہ کبوتر دریچے کے بجائے چھت پر جمع ہو رہے ہیں۔ پھر وہ چھت پر نمودار ہوئی اور اس کے ساتھ ایک خادمہ چھوٹی سی ٹوکری اٹھائے ہوئے تھی۔ ماں بانو نے ٹوکری میں ہاتھ ڈالا اور اناج کی چند مٹھیاں نکال کر چھت پر بکھیر دی۔ پھر اچانک حسان نے محسوس کیا کہ وہ جنگل کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وہ شکستہ مکان کی طرف ہٹ گیا اور کچھ دیر ایک دیوار کے پیچھے کھڑا رہا۔ پھر جب اس نے دوبارہ چھت کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو ماں بانو وہاں سے جا چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سرنگ کے راستے دوبارہ تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ سہیل ابھی تک سو رہا تھا۔ حسان نے سرنگ کا دروازہ بند کیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ پھر اچانک اسے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ماں بانو کمرے میں داخل ہوئی اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی،
मैंने आपको देखा था, मैं छत पर कबूतरों को दाना डाल रही थी। ये कबूतर बड़े भाई की निशानी है। जंग पर रवाना होने से कबल वो इनकी निगहदाश्त मेरे सुपुर्द करके गए थे। आपका भाई अब कैसा है? माँ बनो ने कहा। आप परेशान ना हो, मुझे यकीन है कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। हसन ने कहा, मुझे ये तमाम वाक़यात ख्वाब मालूम होते हैं। 3 दिन पहले ये कौन कह सकता है कि मैं पहले से ज़्यादा बेबसी और बेचारगी की हालत में यहाँ वापस आऊँगा और आप मेरे भाई की ज़िम्मेदारी करेंगी। आज मेरी नादारी का ये आलम है कि मुझे अपने जज्बे तशक्कुर के इज़हार के लिए भी अल्फाज नहीं मिलते। माँ बानो ने जवाब दिया, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुसाइब की आंधियों ने हमें मुख्तलिफ सिमतों से धकेल कर एक जगह फेंक दिया है। ये घर हमारी जाए पनाह है और जब तक ये आंधियाँ ख़त्म नहीं होती हमें एक दूसरे की ज़रूरत रहेगी। जब हम हिम्मत हार चुके थे तो आपने हमें हौसला दिया था। आज हम आपको इस हालत में देखकर ये महसूस करते हैं कि हम तन्हा नहीं हैं। हसन ने कहा, आप बहुत रहमदिल हैं, लेकिन काश मैं अपने दिल को ये तसल्ली दे सकता कि मैंने आपकी परेशानी में इजाफा नहीं किया। वो बोली, आप अपने दिल को ये तसल्ली दे सकते हैं। आपके हाथों हमें अपने बदतरीन दुश्मन से निजात मिली है, लेकिन मुझे डर है कि मैंने कहीं एक भेड़िए को कत्ल करके इससे ज़्यादा खौफनाक दरिंदों को आपके घर का रास्ता तो नहीं दिखा दिया। माँ बानो ने जवाब दिया, आपको हमारे मुतालिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें आपके मुस्तकबिल के मुतालिक इत्मीनान हो जाएगा तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे। बजान ज़रबख्त के पैगाम का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इसने मदाइन में हमारे लिए कोई ठिकाना तलाश कर लिया तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं आपके लिए खाना भेजती हूँ। हसन ने कहा, नहीं, आज मुझे भूख नहीं है, थोड़ा बहुत ज़रूर खा लीजिएगा। माँ बानो ये कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और हसन ने अचानक ये महसूस किया कि कमरे में उदासी छा गई है। ठहरिए, इसने कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो रुकी और मुड़कर हसन की तरफ देखते हुए बोली, कहिए। हसन ने कदरे तवक्कुफ़ के बाद कहा, मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ। माँ बानो मुस्कुराई और कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर निकल गई। फिर देर तक हसन को अपने दर्द या बुखार का एहसास न था। इसकी आंखों के सामने अनगिनत मुस्कुराहटें रक्स कर रही थी और वो बार बार अपने दिल में कह रहा था, माँ बानो, मैं एक अरब हूँ, मेरा घर लुट चुका है, मेरे लिए सच पाने की कोई जगह नहीं। मैं तुम्हें परेशानियों के सिवा कुछ नहीं दे सकता, लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं चाहता कि किसी दिन हमारे रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो जाएं। फिर वो बिस्तर पर लेट गया। हसन इस दिन शदीद बुखार की हालत में पड़ा रहा। कबात का ख्याल था कि इसका बुखार इसके ज़ख्म के बिगड़ जाने की वजह से हुआ है। चनाचा वो इंतहाई बाकायदगी के साथ इसकी मरहम पट्टी किया करता था। 11वें दिन इसका बुखार उतर चुका था और वो पहली बार खाना देखकर भूख महसूस कर रहा था। सेहल की हालत भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही थी। कमज़ोरी का ये आलम था कि चलते वक्त इसकी टांगें लड़खड़ाती थी। हसन की बीमारी के अयाम में कबाद और उसकी बेटी ने एक लम्हा के लिए भी अजनबियत का एहसास नहीं होने दिया था। वो दिन में 3 या 4 मरतबा इसे देखने के लिए आया करते थे और एक नौकर हमा वक्त इनकी देखभाल के लिए तय खाने में मौजूद रहा करता था। बुखार और दर्द की हालत में भी जब कभी वो माँ बानो की तरफ देखता तो इसके एहसास और शऊर की सारी दुनिया इसकी मुस्कुराहटों की गहराइयों में गुम होकर रह जाती। बुखार से निजात हासिल करने के बाद हसन के ज़ख्म की सोजिश और तकलीफ़ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। दूसरे हफ्ते वो चलने फिरने के काबिल हो चुका था। सेहल का ज़ख्म भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा था और इसकी बुखार की शिद्दत में भी कमी आ रही थी। तहाँ वो इस कदर कमज़ोर हो चुका था कि बिस्तर से उठते वक्त इसकी टांगें लड़खड़ाती थी। हसन की बीमारी के दिनों में माँ बानो और उसका बाप अपना ज़्यादा वक्त इनकी तेबादारी में सर्फ किया करते थे। वो इनसे बाहर के हालात पूछता तो वो ये तसल्ली देने की कोशिश करते कि अब इसे कोई ख़तरा नहीं है। तहाँ वो बार बार मुस्तरब होकर कहता, काश मैं आपको इतनी तकलीफ़ ना देता। अगर मुझे ये मालूम होता कि आपके लिए एक मुसीबत बन जाऊंगा तो मैं अपने घर की तबाही देखने के बाद तूरज की बस्ती का रुख ना करता। मैं बुखार उतरते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। अब मुझे ज़ख्म में भी तकलीफ़ महसूस नहीं होती। मेरा बुखार भी कम हो रहा है। अगर मुझे तन्हा जाना पड़ा तो सेहल की हिफाजत आपकी ज़िम्मे होगी। जल्द वापस आऊँगा और अगर मैंने ये देखा कि मेरा वापस आना आपके लिए ख़तरे का बायस है तो मैं सेहल को यहाँ से निकालने को कोई और इंतज़ाम करूँगा। एक सुबह हसन कुछ देर बाहर घूमने के बाद वापस आया तो तहखाने के करीब पहुंचकर इसे सहेला और माँ बानो की आवाज़ें सुनाई दी और वो आगे बढ़ने की बजाय रुक कर इनकी बातें सुनने लगा। माँ बानो कह रही थी, देखो सहेल, तुम्हारा भाई तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाएगा। अगर मैं 1000 बार भी ये कहूँ कि सहेल को यहाँ कोई ख़तरा नहीं है तो भी इसे इत्मीनान नहीं होगा। सहेल ने जवाब दिया, लेकिन आप इन्हें समझा सकती हैं। अगर आप उनसे सिर्फ इतना कह दें कि इनके जाने में हम सब की बेहतरी है तो वो समझ जाएंगे। माँ बानो ने जवाब दिया, लेकिन मैं डरती हूँ कहीं वो ये ना समझ लें कि हमें सिर्फ अपने बचाव की फ़िक्र है।
कदरे तवक्कुफ के बाद सहेल की आवाज़ सुनाई दी, भाईजान आपके मुतालिक ऐसी बातें नहीं सोच सकते, लेकिन आपको इनसे कोई बात पोशीदा नहीं रखनी चाहिए। कल शाम सूरज के आदमी इस गांव में आए थे और वो आपके नौकरों से भाईजान के मुतालिक पूछते थे। मुझे यकीन है कि वो बार बार यहाँ आएंगे, और अगर इन्हें इस बात का ज़रा सा भी शक हो गया कि भाईजान यहाँ हैं तो वो इन्हें सुरंग के रास्ते भी यहाँ से निकलने का मौका नहीं देंगे। माँ बानो ने कहा, काश वो अपनी जान को ख़तरे में ना डाले। अगर तुम्हारी हालत ठीक होती तो मैंने यहाँ से निकल कर भागने पर मजबूर कर देती और मुझे इस बात की परवाह न होती कि वो हमारे मुतालिक क्या सोचते हैं। तहखाने में थोड़ी देर के लिए खामोशी तारी होगी। इसके बाद हल्की हल्की सिसकियों के दरमियान सहेल की आवाज़ सुनाई दी, काश मैं मर गया होता। माँ बानो ने कहा, ऐसी बातें मत कहो, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे भाई को बहुत अजीज़ है और मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, अपना भाई समझती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं इन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आए, इन्हें इतनी देर नहीं बाहर रुकना चाहिए। मैं नौकर को भेजकर पता करवाती हूँ। हसन जल्दी से आगे बढ़ा और तंग गुजरगाह से सर निकालते हुए कहा, आपको नौकर भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। माँ बानो जो सीढ़ी के करीब पहुँच चुकी थी रुक गई और वो मुड़कर इसकी तरफ देखने लगी। हसन तहखाने में दाखिल होने के बाद कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसने रस्सा खोलकर सुरंग का रास्ता बंद कर दिया और माँ बानो से मुखातिब होकर कहा, मैं हैरान हूँ कि मैंने इतने दिन यहाँ कैसे गुजार दिए। अभी मैं बाहर निकला था, घोड़े की रखवाली करने वाले नौकर ने ताकीद की थी कि मुझे सुरंग से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। इसने मुझे अपनी परेशानी की कोई ख़ास वजह नहीं बताई। ताहम इसकी बातें सुनकर मैंने ये महसूस किया था कि अब मेरा ज़्यादा देर यहाँ रुकना ख़तरे से खाली नहीं है। माँ बानो परेशान से होकर इसकी तरफ देखने लगी। तहखाने में कुछ देर खामोशी छाई रही। बिलाखिर सहेल ने कहा, भाईजान मैं आपको इनके नौकर की परेशानी की वजह बता सकता हूँ। कल शाम सूरज के आदमी इस गांव में आए थे, खुदा के लिए आप यहाँ से निकल जाएं। हसन ने माँ बानो से सवाल किया, अगर सूरज के आदमी यहाँ आए थे तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? माँ बानो ने जवाब दिया, अगर वो मकान के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते तो मैं यकीनन आपको ख़बरदार करती, लेकिन हमारे नौकरों ने इन्हें मुतमईन करके वापस भेज दिया था। हसन ने कुछ देर सोचने के बाद माँ बानो की तरफ देखा और कहा, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, मैं कल रात यहाँ से रवाना हो जाऊँगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं कल तक ठहरना चाहता हूँ। ख़तरे की सूरत में आप मुझे हर वक्त यहाँ से निकलने के लिए तैयार पाएंगी। माँ बानो ने उदास लहजे में कहा, काश हालात ऐसे होते कि हम आपको जाने से रोक सकते। मैं समझ सकती हूँ इस हालत में सहेल से जुदा होना आपके लिए कितना मुश्किल और तकलीफ देह होगा, लेकिन अगर मेरे अल्फाज से आपकी तसल्ली हो सकती है तो मैं ये वादा करती हूँ कि जब तक इस घर की दीवारें अपनी जगह खड़ी हैं आपके भाई का कोई बाल भी बेका नहीं कर सकता। पहले को आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि सहेल वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया या नहीं, और अगर वो निकल गया तो वो निकल के कहाँ गया, ये जानना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।